मैं चाहूंगा संजय सर आप दूसरे कंटेस्टेंट का नाम बताएं और उनका टॉपिक बताएं। तो मैं टॉपिक देने वाला हूं मोहित को। मोहित आपका टॉपिक होगा। आप पानी पी लें, लंबी सांस खींच लें, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। आपके लिए जो टॉपिक है वो है व्हाट इज वार, यानी व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क। चलिए शुरुआत करते हैं और आपका 90 सेकंड जो है वो शुरू होने जा रहा है अब। वैल्यू एट रिस्क ये टेक्निक बनी है रिस्क मेजर करने के लिए, मैक्सिमम लॉस मेजर करने के लिए ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट ऑफ गिवन ए पीरियड ऑफ टाइम विद ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें हम मैक्सिमम लॉस को देख सकते हैं भी कितना हो सकता है हमें। लेट्स फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो है, अगर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी लगाई 20 करोड़ लॉस हो सकता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है 99% और हमारी वंस इन 20 डेज हमारे और एक दिन के लिए हमारा लॉस हो सकता है और 19 डेज से हमारा पोर्टफोलियो जो है 80 करोड़ के ऊपर रहेगा और 20 करोड़ का ये प्रोबेबिलिटी है वो एक दिन कम हो सकता है। इसमें हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे पीछे तेल की कमी हुई थी तो उसका कैन इंडिया को तो नुकसान हुआ था लेकिन BPCL को फ़ायदा हुआ था, इसलिए हम कैन इंडिया के शेयर ले सकते थे और कैन इंडिया के शेयर बेच सकते थे और उसके BPCL के शेयर हम परचेज कर सकते थे, जिसके लिए हमारा पोर्टफोलियो बेहतर हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकता था और हमारा लॉस प्रोबेबल अगर एक जगह लॉस होता दूसरी जगह हमारी प्रॉफिट होता तो बैलेंस हो जाता। इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते, हम अपनी कैपिटल को बचा सकते थे। अगर कैपिटल नहीं होगी तो हम फाइनेंशियल मार्केट नहीं टिक सकते, इसलिए कैपिटल सेव करना फर्स्ट पॉइंट है हमारा। टाइम आउट। चलिए 90 सेकंड पूरे हुए। संतुष्ट हैं आप? अभी भी नहीं संतुष्ट है सर। चलिए देखते हैं जजेस कितना संतुष्ट है आपके परफॉर्मेंस से। ओके। शुरुआत हेमंत सर आप करें, पहला सवाल आप पूछें। मेरे हिसाब से आपने 90 सेकंड तो पूरे किए, तो दैट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। जहाँ तक वैल्यू एट रिस्क की बात रह गई, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। अगर होल्डिंग पीरियड स्टॉक का बड़ा हो तो वैल्यू एट रिस्क बढ़ती है या सेम रहेगी? सर सेम रहेगी। सेम रहेगी। अगर मैं आज स्टॉक 2 दिन के लिए लेता हूँ या 100 दिन के लिए लेता हूँ तो आपके हिसाब से वैल्यू एट रिस्क सेम रहेगा? सर वो तो पहले कैलकुलेट हो जाती है ना, भी हमारा इतनी प्रोबेबिलिटी होती है, उसके ऊपर हमारा पोर्टफोलियो जा सकता है, उसके नीचे जा सकता है। नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपका जवाब गलत है, क्योंकि जितना आप होल्डिंग पीरियड बढ़ाएंगे उतना आपका वैल्यू एट रिस्क बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप होल्डिंग पीरियड का जो मेथड होता है उसके हिसाब से द मोर द होल्डिंग पीरियड, यानी जितना होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है उतना ही रिस्क बढ़ता जाता है। ठीक है? ओके जी शर्मा साहब आपका सवाल। आपने खुद ने अपने वक्तव्य में ये बोला था कि इसका टाइम का फ़र्क पड़ता है, वो शायद रटा हुआ जवाब था आपका, कोई बात नहीं। आप मेरे को थोड़ी सी अलग हटके ये बताइए कि आम जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंजेस इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं? सर बाय हेजिंग। नहीं बेटे, एक्सचेंजेस हेजिंग का काम नहीं करते। वो हेज ये करते हैं कि आपकी जो वैल्यू एट रिस्क होती है उसके हिसाब से वो अपना मार्जिन तय करते हैं और मार्जिन ले लेते हैं, तो क्लाइंट को अगर नुकसान होगा तो एक्सचेंज को नुकसान नहीं होगा, उसका पैसा आ जाएगा। चलिए अब तीसरे कंटेस्टेंट का नाम तो हमें क्लियर है, वो है विकास, लेकिन उनका टॉपिक क्या है ये VK सर बताएं। आपका सवाल है हाउ थीटा वैल्यू इफेक्ट्स कॉल एंड पुट ऑप्शंस, व्हाट हैपेंस टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा एज एक्सपायरेशन अप्रोचेस। शर्मा साहब बहुत लंबा सवाल था, एक बार फिर से दोहरा दें प्लीज। जी, आपको ये बताना है कि थीटा का कॉल और पुट ऑप्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और जैसे एक्सपायरेशन नज़दीक आता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा क्या होती है। आपका समय शुरू होता है अब। Theta is used to measure the value of time option. It measures the time value of the option with respect to time. I can show it with an example. Like we have a call option of ₹5. The option price is ₹5 and the strike price is हिंदी भाषा का 1100. इस्तेमाल करें, हिंदी भाषा कम समझ, मतलब अंग्रेजी कम समझ में आती है। सर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1100 और हमने कॉल ऑप्शन लिया है कि रुपये, उसकी वैल्यू है ₹5 और जो हमारे थीटा है उसकी वैल्यू है ₹1। जब मान लीजिए 5 दिन एक्सपायरी में हो तो वो पर डे ₹1 कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ जाती जाएगी।
तो लास्ट दिन पे ऐसा होगा कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू होगी लास्ट पे आके 0 हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन सेलर के लिए तो अच्छी बात है, पर ये ऑप्शन बायर के लिए अगेंस्ट वर्क करेगी। तो ये जैसे ही कहा जाता है कि कॉल और पुट ऑप्शन के पे थीटा बहुत इफेक्ट करता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है थीटा की वैल्यू और बढ़ती जाती है। जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन होती हैं उस पर थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है, और जो एट दी मनी ऑप्शन होती है शॉर्ट टर्म में उनकी वैल्यू थीटा वैल्यू बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाती है। और थीटा का मतलब यही है कि हमें कॉल और पुट ऑप्शन में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, खासकर रिस्क मैनेजर को। ये 3 लास्ट फैक्टर 10 लास्ट 10 दैट्स इट। वीके सर के हाथ में आएगा। वीके सर आप ही शुरुआत करें। ये बताइए विकास कि आप थीटा को अगर आपने कॉल ले रखा है और यहाँ पे साहिल ने ले रखा है पुट, तो किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे सर थीटा दोनों पे इफेक्ट करेगा। ओके, एट द मनी ऑप्शन पे ज़्यादा, एट द मनी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और इन द मनी ऑप्शन पे हो सकता है थोड़ा तो कम करे। उन्होंने इन द मनी ले रखा है और आपने आउट ऑफ द मनी ले रखा है, तो अंत में होगा क्या? अंत में होगा ये कि जो तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे उनका प्राइस 0 हो जाएगा एक्सपायरी पे आके, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अगर प्राइस सेम रहती है तो आपका भी 0 हो जाएगा। थीटा में हम प्राइस कांस्टेंट मान के चलते हैं इस लॉजिक में कि प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, तो इसी वैल्यू पे थीटा काम करता है। तो एक आम आदमी को कॉल राइट करनी चाहिए या कॉल बाई करनी चाहिए? सर कॉल बॉय करनी चाहिए। कॉल राइट करने में ज़्यादा रिस्क होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। अगर आपके पास अंडरलाइंग है और उसकी कॉल राइट आप करते हो तो क्या आपको रिस्क है? रिस्क तो सर इस मार्केट में है ही। अगर स्टॉप लॉस डाल के चलेंगे तो बचे रहेंगे। गलत बात है ये, तो अंडरस्टैंडिंग में कमी है आपकी। जी हेमंत आप सवाल पूछें। देखिए विकास, मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपने जो टॉपिक था उस पर रेलेवेंट काफ़ी बोला, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मैं इसके अंदर थ्योरी का सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, बहुत ही प्रैक्टिकल एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि अगर स्टॉक आज की डेट में 1150 रुपये पे चल रहा है और 1150 का ही कॉल मेरे को लेना है और मुझे स्टॉक बुलिश लग रहा है और अभी पूरे एक्सपायरी पड़ा है, जैसे कल से नया एक्सपायरी शुरू होगा मंडे से, तो कौन सा कॉल लेना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है? टाइम वैल्यू के हिसाब से बताइए। 1150, 1200 या 1100 का कॉल। 1150 स्टॉक प्राइस चल रहा है और आपको एक्सपेक्टेड है कि वो 1200 तक जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड और टाइम के हिसाब से कौन सा कॉल आप लेने के लिए मुझे बोलेंगे? सर 1100 का कॉल ज़्यादा प्रॉफिट देगा। 1100 का कॉल ज़्यादा प्रॉफिट देगा, लेकिन उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। तो मैंने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी आपसे पूछा था, तो उसके हिसाब से 1150 सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है तो आप 1200 पे भी खेल सकते हैं। देखिए विकास, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन का मैं फिर से आपको बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था। मैंने आपको 3 चीज़ें बोली कि अभी पूरा टाइम पड़ा हुआ है, यानी नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक 1150 पे है, तो मुझे कौन सा कॉल ऑप्शन लेना चाहिए? देखिए, अगर कोई आदमी कॉल लेता है और अभी पूरा महीना बाकी है, तो अगर वो 1200 का कॉल लेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट सबसे कम रहेगा और रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा रहेगा, और वो रिस्क भी सबसे ज़्यादा लेता है क्योंकि टाइम वैल्यू उसके फेवर में घटती चली जाती है। तो अगर आपको बस उसी क्लाइंट का रिस्क रिवॉर्ड समझना है और उस हिसाब से उसको रिकमेंड करना है, तो अगर मेरे कोई क्लाइंट होगा और उसको हाई रिस्क क्लाइंट होगा तो मैं उसे 1200 का कॉल लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि पूरा महीना अभी बाकी है। तो इसलिए टाइम वैल्यू फैक्टर जो है शायद इतना प्ले नहीं कर पाए। ठीक है संजय सर, आपका सवाल। विकास, मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है स्पेक्यूलेटर, तीसरा होता है ट्रेडर। थीटा का यूज़ इन तीनों सेगमेंट में से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? स्पेकुलेटर्स। आर यू श्योर? स्पेकुलेटर्स वैसे तो तीनों ही यूज़ करेंगे, पर ट्रेडर आर्बिट्रेज जो होता है वो क्या है? जो वो रिस्क आर्बिट्राज करता है बनाने वो की क्या कोशिश है? करता है। जो आर्बिट्राज करता है क्या वो स्पेक्यूलेटर है या ट्रेडर है? वो आर्बिट्रेज ही आंसर रिस्क प्रॉफिट। तो ये जो 3 सेगमेंट जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर,
स्पेक्यूलेटर एंड ट्रेडर। तो जो आर्बिट्राज का गेम खेल रहा है वो इन तीनों सेगमेंट में कहाँ फिट करता है? इन्वेस्टर सर। तो फिर ट्रेडर क्या करता है? एवरी इन्वेस्टर इज अ ट्रेडर। नहीं, बिकॉज आई थिंक इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। इन तीनों एलिमेंट्स के टाइम होराइजन, सोचने का तरीका अलग अलग है। आर्बिट्राज वाला क्या आपको लगता है कि वो मार्केट में पोजीशन लेता है? वो जो रिस्कलेस प्रॉफिट बनाता है सर। वो तो सिर्फ फ्यूचर्स एंड स्पॉट के Spread बीच में, में खेलता है ना। हाँ जी। तो जो आपने बताया थीटा, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? आर्बिट्राज जो करता है वो ना। और वो क्या है? वो ट्रेडर है ना। वो तो स्पेकुलेट नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ, हाँ, जैसे आई थिंक मोहित का परिवार शायद ट्रेडिंग के बिजनेस में है ना। जी जी। हाँ, तो फिर आप देखिए, आप ये समझिए कि जो आप टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं उसका यूज मार्केट में कौन करता है, ये आपके लिए समझना उतना ही जरूरी है। इन्वेस्टर और ट्रेडर में फ़र्क नहीं पता चला एक्चुअली में। ठीक। चलिए, 3 सवाल, जो 3 जूरी हैं उनके सवाल पूरे हो चुके हैं।